नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। प्रदेश प्लस की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर शामली से है, जहां पर अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। बार डांसर्स के साथ डांस करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी देखिए आपके सामने है। शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। बार डांसर्स के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फायरिंग भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ी उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और ये वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। शामली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो अब पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो लाल टी शर्ट वाला शख्स है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब देखिए किस तरीके से यह फायरिंग कर रहा है, अवैध तमंचा है। और इस पूरे मामले में पुलिस अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बार डांसर्स के साथ डांस और अवैध तमंचे से जिस तरीके से फायरिंग हुई उस पर एक्शन हो गया है। और बड़ी खबर बुलंदशहर से भी है, जहां पर नशे में धुत सपा नेता ने हंगामा किया। नेताजी का गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सपा नेता धमकी दे रहे हैं। सपा का SC/ST प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष है पुष्पेंद्र जाटव। बुलंदशहर भूड़ चौराहे का ये पूरा वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से बदतमीजी हो रही है, सुनिए। बन रही है, पता चलेगी कौन में। अरे बात क्या हुई थी? तो इस बातचीत में इतनी गालियां हैं कि आपको हम सुना नहीं सकते। और आप बुलंदी देखिए, बुलंदशहर में सपा का ये नेता है, नशे में धुत है। और सबसे अहम बात, SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। यानी कि दबो कुचलों की राजनीति करनी है इनको। इन्हें ये बताना है कि हम दबे कुचले हैं, लेकिन कितने दबे कुचले आप देखिए कि पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, सरेराह हंगामा कर रहे हैं और ये दबे कुचले भी हैं। तो राजनीति की ये गंदी तस्वीर बुलंदशहर से सामने आई है, जहां पर जमकर सपा के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने हंगामा किया शराब के नशे में। और अनुभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, मामला क्या था पूरा कि ये हंगामा हो गया और पुलिस वालों के साथ अभद्रता की गई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो ये सपा नेता हैं ये काफी नशे में थे जिस वक्त इन्होंने वहाँ हंगामा किया। और ये बुलंदशहर के भूड़ चौराहे का मामला है, वहाँ शराब पीकर पहुंच गए। और साथ ही आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इन्होंने अपने कपड़े तक वहाँ उतार लिए। और जिसके बाद जब जो वहाँ मौके पर मौजूद थे जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने मना करा। तो उसके बाद ये गंदी गंदी गालियां देने लगे, अभद्रता करने लगे। और आपको बता दूं जो ये सपा नेता हैं, ये पुष्पेंद्र हैं, इनका नाम पुष्पेंद्र जाटव बताया जा रहा है। और ये सपा के SC/ST एक्ट के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये किस तरह से पुलिसकर्मियों से जो अभद्रता कर रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस तरीके से ना बात कीजिए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पूरे शहर में आग लगाने तक की बात कर दी। और ये काफी देर हंगामा इसी तरह होता रहा। बिल्कुल, और सियासत में आग लगाने की कोई बात ना करे तो बहुत छोटा नेता भी माना जाता है। कम से कम धारणा तो यही बनाने की कोशिश होती है। शुक्रिया आपका अनुभव। और देखने वाली बात होगी कि सपा के इस नेता पर क्या कार्रवाई होती है। बड़ी खबर लखनऊ से, रिटायर्ड IAS SP सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। हजरतगंज पुलिस ने सूर्य प्रताप सिंह पर दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल कर दी। SP सिंह ने सोशल मीडिया पर कोरोना टेस्ट को लेकर सवाल खड़े किए थे। ट्विटर पर नो टेस्ट नो कोरोना लिखकर किया था ट्वीट। और हजरतगंज पुलिस ने 11 जून को FIR दर्ज की थी। पुलिस ने दाखिल सोशल मीडिया से लोगों में भय फैलाने और भ्रामक खबर फैलाने का आरोप में चार्जशीट लगाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, रिटायर्ड IAS के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। और दरअसल उन्होंने क्या कुछ लिखा था, सीधे हम संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, यूपी पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है, मतलब इतनी जल्दी चार्जशीट लगने के मामले कम ही आते हैं। क्या था पूरा मामला? दरअसल रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया था कि नो टेस्ट नो कोरोना।
मतलब उन्होंने टेस्टिंग पर सवाल खड़े किए थे। इसको लेकर के हजरतगंज पुलिस ने जून बीते 2 महीने पहले ही एफआईआर दर्ज की थी आईटी एक्ट के तहत और आरोप लगाए थे कि सूर्य प्रताप सिंह के इस ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर भ्रम फैला, लोगों में सरकार के प्रति द्वेष फैला और इस पर एफआईआर दर्ज हुई। हजरतगंज पुलिस ने इस पूरे मामले में एसपी सिंह यानी सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, यानी कि उसने पाया सबूतों के आधार पर लखनऊ पुलिस एसपी सिंह को आरोपी मान रही बिल्कुल है। संतोष, एक चीज और समझना चाहेंगे कि एसपी सिंह ने भ्रम फैलाया, इतनी जल्दी चार्जशीट पेश हो गई, ये जो नेताओं पर एफआईआर हुई थी या फिर जो बीजेपी नेता जिन पर नहीं हुई थी, क्या ये मुस्तैदी पुलिस को उन मामलों में दिखती है या बस पूर्व आईएएस के खिलाफ इतनी तेजी है? ये मतलब ये पुलिस है, पुलिस के पास तमाम ऐसी कानूनी नीतियां होती हैं जिसके सहारे वो दलील देती है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर रही होती है तो वक्त ले लेती है, लेकिन जब मामला उसके मुफीद होता है या सरकार की तरफ से इस बात के कहीं ना कहीं मामला सरकार से जुड़ा होता है तो यही पुलिस उसमें आनंद फानंद में चार्जशीट दाखिल करती है और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि एसपी सिंह के खिलाफ। बिल्कुल, शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से भी है, जहां पर फर्जी अफसर बनकर वसूली करने वाला गिरफ्तार हुआ है। अवैध वसूली करता हुआ युवक पकड़ा गया था। फर्जी अफसर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। शिक्षिका पर कार्रवाई न करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी। आज पैसा लेने पहुंच गया था ये अफसर, फर्जी अफसर, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी जमकर पिटाई की। संग्रामगढ़ के चुपकी प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला आप देखिए। फर्जी अफसर बन के 10,000 रुपए लेने पहुंचा था, रुपए तो नहीं मिले लेकिन खिदमत अच्छे से हो गई और अब ये पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाराणसी में करीब 5 महीने के बाद आज से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। पहले दिन की ओपीडी में विभागवार 50 मरीज ही देखे जाएंगे, लेकिन काफी मरीज पहुंच आए हैं। अब मरीजों का कहा जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग कराएं, जिससे मरीजों के परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीएचयू को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, लेकिन यहां पर बदहालियां अब बढ़ती जा रही हैं। विभागवार केवल 50 मरीज ही देख सकेंगे। ओपीडी खुला है, लेकिन अब लोगों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ही अस्पताल में आए। समझा जा सकता है कि बीएचयू का हाल इस वक्त क्या हो चुका है। बीएचयू में 5 महीने बाद आज से ओपीडी सेवा की शुरुआत हुई है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये मरीज और उनके परिजन यानी तीमारदार हैं। अब देखिए ये लोग पर्चे कटाने के लिए कतार में खड़े हैं। ऑनलाइन पर्चे काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई आने वाले तीमारदार समस्या में भी हैं। इनकी समस्याएं पहले जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? रामाश्रय जायसवाल। रामाश्रय जी, किसको दिखाने आए हैं और क्या स्थिति? बच्चों को दिखाने आए। 5 महीने हमारे बच्चे का बोले थे कि पैसा लहा लेना और खून, तो हम पैसा लहाते में लेट हो गया तो लॉकडाउन लग गया, तो 5 महीने इनका ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। समस्या है पर्ची की समस्या है। क्या पर्ची कट नहीं रही है या क्या कटने में देर हो गई? नहीं, बोले जिनका पर्ची मतलब ऑनलाइन हो गया उसी का देखा जाएगा। 8:30 बजे खुलेगा हमारा। तो विभागवार 50 मरीज ही देखेंगे जो चिकित्सक हैं। अगर परामर्श लेना हो तो सिर्फ 50 पर्चे। आप बताइए, नाम बताइए अपना। बसंत लाल। हम बसंत मड़ुआ जी कहाँ से आए हैं? मड़ुआडी से हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारे पास न्यूरो की थी, थोड़ा दिखा दो इनको, डॉक्टर साहब दीपिका जोशी को। तो सुबह से 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और वाइफ भी लाइन में लगी हुई हैं और यहाँ पे इतने दलाल ब्रोकर घूम रहे हैं कि चलिए उनको दिखा दें, चलिए उनको दिखा दें। हम सोचे कि दीपिका जोशी को दिखा के 1 घंटे में हम चले जाएंगे, तो लेकिन यहाँ ये आरोप है तीमारदारों का, ये आरोप है मरीजों का। बीएचयू को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जो कतार लगी है वो व्यर्थ है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और ऑनलाइन पर्चे पहले से बुक कराए जा चुके हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में इसकी किस तरह की व्यवस्था बीएचयू द्वारा की जाती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब बात गोंडा की करते हैं, जहां पर घाघरा और सरयू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें कई इलाके जलमग्न हो गए। हालांकि फिलहाल नदियां खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई हैं, लेकिन यहां के भिखारीपुर सकरौर का तटबंध कट जाने से आधा दर्जन परिवार बेघर हो गए। फिलहाल उन्हें ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई।
दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ से जल का तांडव, ऊंची जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, राहत सामग्री भी बांटी जा रही है और ये कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी मिलें, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं गोंडा में, उससे लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और मसूरी में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। रास्ता खोलने के लिए जो जेसीबी लगाई गई थी वो भी पलट गई, उससे और रास्ता बाधित हो गया। आप देखिए किस तरीके से जेसीबी यहां पर पलट गई है। मसूरी कैंपटी रोड सांझा दरबार के पास पेड़ गिर गया था और इसी पेड़ को हटाने के लिए जेसीबी लाई गई थी, लेकिन जेसीबी भी यहां पर पलट गई, जिसके बाद मुश्किलें और बढ़ गई। पूरी सड़क जाम है और सड़क को खाली करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से, पेड़ों को गिरने की वजह से दिक्कतें बढ़ गई। रामनगर के पाटकोट कोटाबाग के बीच पड़ने वाले पिरमोली नाले में एक बाइक सवार शख्स बह गया। रामनगर और उसके आसपास कल रात से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं दिखे। इस तरीके की लापरवाही जानलेवा हो सकती है, किस्मत सबका साथ नहीं देगी। इसी दौरान एक बाइक सवार ने परमोली नाले में बिना सोचे समझे अपनी बाइक को उतार दिया और नाले के तेज बहाव में बाइक सवार बह गया, लेकिन पास खड़े कुछ लोग पहुंचे और युवक की जान बचा ली। आप देखिए किस तरीके से इसने नाले को पार करने की कोशिश की, हालांकि लोगों ने मदद की, किस्मत ने साथ दिया, वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता था। और पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बरसात की वजह से काला ढूंगी का मैथी साह नाला उफान पर आ गया। इस उफान के कारण स्कूटी सवार दो लोग बहते बहते बच गए। नाले के रौद्र रूप के सामने स्कूटी सवार जोखिम उठाकर उसे पार कर रहे थे, लेकिन नाले ने अपना रुख दिखाया और अपने साथ ही बहाकर ले जाने लगा। इतने में साथियों की मदद से स्कूटी सवारों को निकाला गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता और स्कूटी के साथ साथ दोनों स्कूटी सवार भी नाले की चपेट में आ जाते। इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग बह चुके हैं। तो काला ढूंगी का मैथी साह नाला उफान पर है और लापरवाही यहाँ पर भी भारी पड़ रही है। ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि आप देखिए और समझिए कि इस तरीके की गलती जान पर भारी पड़ सकती है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, उफनते नाले में बाइक बही और दूसरी तस्वीर तो बेहद खतरनाक है। अगर वक्त रहते लोग नहीं पहुंचते तो इस युवक की जान जा सकती थी, जान खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वो एकदम बहकर नाले के मुहाने पर पहुंच गया था। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड से 500 मीटर आगे पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन के चलते पैदल मार्ग बंद पड़ा है। शनिवार सुबह से बंद पड़े मार्ग को दूसरे दिन यानी कि रविवार को भी नहीं खोला जा सका, जिससे विभिन्न पड़ाव में केदारनाथ जाने के लिए रुके तीर्थयात्रियों में मायूसी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा तीर्थयात्री रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं और केदारनाथ जाना चाहते हैं, लेकिन पैदल मार्ग पर भूस्खलन के चलते यात्रा को रोका गया। हालांकि मौके पर आपदा राहत काम में लगे अधिकारियों ने दावा किया था कि सोमवार यानी कि आज सुबह तक रास्ते खोल दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से अहम खबर है। इस्कॉन मंदिर में इस बार भक्तों को एंट्री नहीं मिलेगी। जन्माष्टमी पर भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पुजारी और मंदिर के लोग ही जन्माष्टमी मनाएंगे। भक्तों से मंदिर न आने की अपील की गई है। कृष्ण जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मथुरा में पहले ही ये साफ किया जा चुका है कि जन्मभूमि मंदिर नहीं खुलेगा, बांके बिहारी मंदिर नहीं खुलेगा। और लखनऊ से भी बड़ी खबर है, इस्कॉन ने भी फैसला लिया है कि इस बार जन्माष्टमी पर भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। और टिहरी में अवैध अतिक्रमण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। पालिका अध्यक्ष ने पूर्व कैबिनेट मंत्री पर अभद्रता का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बौराड़ी बस अड्डे की बिल्डिंग में अवैध अतिक्रमण से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने और नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली के बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ गया। पालिका अध्यक्ष ने पालिका की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने और दिनेश धने पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं विवाद बढ़ने के साथ ही दिनेश धने मौके से चले गए।
और इस वक्त बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर जंगल में गोवंश का अवशेष मिला है। गुस्साए लोगों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हंगामा कर दिया। हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। गुस्साए लोगों को समझाकर जाम खुलवाया गया है। खेकड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर मसूरी गांव का ये मामला है। तो गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हंगामा हो गया। बागपत से बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि किसी तरीके से समझा बुझाकर लोगों को जाम खुलवाया गया। तो बागपत में जंगल में गोवंश का अवशेष मिलने के बाद लोग भड़क गए और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया गया और उसके बाद किसी तरीके से जाम खुल पाया। मौके पर भारी पुलिस बल को तनाव देखते हुए तैनात किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बागपत की तस्वीरें हैं जहां पर जंगल में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हंगामा हो गया। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया गया। जिस तरीके से तनाव बढ़ा, उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। एबीपी गंगा संवाददाता राजीव पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, किस बात को लेकर नाराजगी थी और फिर जाम कैसे खुला? जी, ये खेकड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर हसनपुर मसूरी गांव है। यहाँ पर गोवंश के अवशेष मिले थे। संभवतः रात के समय गौकसों ने गौकसे की और अवशेष छोड़कर फरार हो गए। सुबह किसानों ने जैसे ही अवशेष देखे तो हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। ग्रामीण मांग क्या कर रहे हैं राजीव? जी, अभी जाम खुल गया है और यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है, जिससे पता चलाया जा सके कि कहां के आरोपी थे और कितने गोवंश का कटान किया है। शुक्रिया राजीव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और गोंडा में एक तस्वीर बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन की लापरवाही और उनकी भ्रष्ट नीति और नीयत की कहानी कह रही है। तेजी से वायरल हो रही है तस्वीर हवा में हवाई सर्वेक्षण और जमीन पर हवाई काम की दास्तां। देखिए, बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर हैं। करीब 15 से ज़्यादा जिले बाढ़ के कहर से कराह रहे हैं। गांव का गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है। न खेत खलिहान बचे हैं और न ही घर। रास्ता और पगडंडी तो पहले ही पानी में समा चुके हैं। बाढ़ का नज़ारा ऐसा कि हर तरफ पानी का ही कब्जा। नदियां नदियां ना होकर मानो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां तक नजर जाएगी जैसे जल प्रलय आ गया हो। जो बच गया वो टापू की तरह लगता है। और इस सब के बीच पानी का प्रहार इतना प्रचंड कि जिधर से गुजर जाए और जो भी सामने आए बस उसी में समाता चला जाए। बड़े बड़े पेड़ भी उसके सामने तिनके की तरह, तो इंसान की क्या मिसाल। वैसे भी ज़मीन पर पानी का कब्जा हो जाए तो कहीं आने जाने और लाने ले जाने के लिए इंसान को बस नाव का ही सहारा। लेकिन असली सवाल रहने और खाने पीने की दिक्कतों का है। जिसके लिए यूपी सरकार लखनऊ से हर संभव मदद का दावा तो करती है। कई जगह मदद मिल भी रही है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर प्रशासन की भ्रष्ट और लापरवाह नीति और नीयत सबको नाराज़ कर रखा है। और ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अब ज़रा गोंडा से आई इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस सूबे में
समाज में और हमारे सिस्टम में कैसे कैसे और क्या क्या अंजाम दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आज बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ये उन करामाती लोगों का काम है जो जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों की आंखों में न जाने कब से धूल झोंकते आए हैं। किसी भी चीज को भांप लेने की इनकी समझ और सोच तो कल्पना के भी परे है। एक कहावत बहुत प्रचलित है, कुछ लोग उड़ती चिड़िया के भी पर यानी पंख तक गिन लेते हैं, लेकिन ये तो उनसे भी ज़्यादा चपल और टैलेंटेड निकले। इनकी निगाहें और निशाना इतना सटीक लेकिन शातिर कि चार्टर्ड प्लेन के पंखों से धूल उड़ने से पहले उसकी आवाज़ भर सुनकर अपनी कारस्तानी और भ्रष्ट करतूत को अंजाम देने में जी जान से जुट जाते हैं। जेसीबी में बैठा शख्स इतने शातिर तरीके से हवाई मिट्टी उठाकर डालने का दिखावा करता है कि उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। और इसकी तस्दीक करते ये पोल खोल तस्वीरें। अधिकारी और ठेकेदार गठजोड़ के भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें अब शायद ही कोई भुला पाए, यानी ये अविस्मरणीय हो गई। दरअसल गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र में तटबंध का एक हिस्सा कटकर पानी में समा गया है। प्रशासन का कहना है कि तटबंध के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब इस तस्वीर को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंत्री जी अगर हवा में हवाई सर्वेक्षण करेंगे तो यहाँ काम भी बिल्कुल इसी तरह हवाई ही होगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी कि मंत्री जी बीते कुछ दिनों से लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का नॉन स्टॉप दौरा कर रहे हैं। हवाई जहाज़ से नीचे उतरते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं और उसकी समस्याओं को सुनते भी हैं, फिर राहत सामग्री बांटते हुए बड़े ही सलीके से मीडिया के सामने फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। ये सब कुछ होते भी मंत्री जी गोंडा के उस इलाके में नहीं आते या आसमान से नहीं उतरते जहां तटबंध का एक हिस्सा कट जाने से कई गांव डूब चुके हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे लोगों में मंत्री जी के इस रवैये को लेकर बहुत नाराज़गी भी। एक हेलीकॉप्टर से, अब ये नहीं पता कौन अधिकारी आए थे, हेलीकॉप्टर से यहाँ 2 राउंड का दौरा किया गया, जिसमें बताया जा रहा है उस दौरे से हम लोग का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वो आए अपना दौरा करके यहाँ से गोंडा के लिए रवाना हो गए कि हम गोंडा में देख लेंगे। बाढ़ से यहाँ जो है 25,000 आबादी डूब रही है। आखिर लोग क्या करें, भूखे प्यासे, ऊपर से तटबंध मरम्मत को लेकर ऐसी लापरवाही और भ्रष्ट नीयत। लेकिन मंत्री जी को यहाँ लोगों की परेशानी ज़्यादा परेशान करने वाली नज़र नहीं आती। तटबंध प्रभावित हुआ है, टूटन हुई है उसमें थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं जन और धन की कहीं नुकसान अभी नहीं हुआ है। ऊपर वाले की कृपा है। हमारे अधिकारी बहुत तत्परता के साथ सब लोग लगे हैं। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग भी लगे हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उसकी चिंता कर रही है और बाढ़ से संबंधित जो राहत कार्य हैं उसको बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ और इससे जुड़ी सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल सही फरमाया जनाब, क्योंकि आप लोग तो मंत्री सिर्फ हवा में उड़ने के लिए ही बने हैं, नहीं तो आपके हिस्से की भी जिम्मेदारी भला सीएम साहब को ज़मीन पर उतर कर क्यों उठानी पड़ रही है। देश में हमारे 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं आंशिक रूप से, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई अभी समस्या हम लोगों के सामने नहीं आई है। रात दिन हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की चिंता करते हैं और जो यथासंभव है, जो जरूरी है, वो दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन को देते रहते हैं। वैसे मंत्री जी पहले भी ये भरोसा दे चुके थे कि इस बार कोई तटबंध नहीं टूटेगा, लेकिन तटबंध भी टूट गया और भरोसा तो देख ही रहे हैं कोई किस पर और कैसे करे। इससे पहले भी एक मंत्री जी आए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि जिस स्तर पर हम लोगों ने काम किया है उसके कारण से मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, हमारे सारे बंधे सुरक्षित रहेंगे और हमारे जनता जनार्दन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन लापरवाही किस स्तर की है वो भी आप खुद देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और बोलने भी नहीं देती। गोंडा से कृष्ण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।